ओके सो हेलो दोस्तों। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक लॉजिक, जो कि कुछ लोग इसको फॉर्मल लॉजिक के अंदर भी रखते हैं और कुछ लोग इसको अलग से स्टडी करते हैं। सो अभी तो मैं भी इसको फॉर्मल लॉजिक से अलग ही रख रहा हूँ, बट ये एक फॉर्मलाइज सिस्टम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं। इसका नाम है कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक लॉजिक, या फिर कई बार इसको हम सिलोजिज्म्स भी बोल देते हैं, या फिर इसको एरिस्टोटलियन लॉजिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लॉजिक है इसकी फाउंडेशन जो रखी थी वो एरिस्टोटल ने रखी थी। तो चलिए आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इससे पहले हमने देखा इनफॉर्मल लॉजिक, जिसमें कि हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। राइट, इससे पहले हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ा था, फैलेसीज के बारे में पढ़ा था, जो कि इनफॉर्मल थे एक तरीके से। बट यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फॉर्मल लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। सो जो फॉर्मल लॉजिक होता है ना, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट का कंटेंट क्या है वो मैटर नहीं करता। फॉर्मल लॉजिक ओनली सीज इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट इज बेसिकली फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक और नॉट। ओके, सो सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस हम टोटली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेमिसेस और जो कंक्लूजन है उसके बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी करना हमें। इफ द प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन आर रिलेवेंट और नॉट, if they follow logically, if the conclusion follows logically from the premises or not। अभी बस हमें यही स्टडी करना है। हमें मीनिंग को नहीं देखना है कि जो वर्ड्स उसमें हैं भाई उसका मीनिंग क्या है, इमोशंस नहीं देखने, लैंग्वेज स्टाइल मैटर नहीं करती है। लॉजिकल स्ट्रक्चर पे हमें फोकस करना है, वैलिडिटी पे फोकस करना है, उसका जो कंटेंट है या फिर एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। राइट। सो यही माइंड में रखते हुए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिडक्शन क्या होती है? थ्योरी ऑफ डिडक्शन मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट्स वेयर प्रेमिसेस गिव कंक्लूसिव सपोर्ट टू कंक्लूजन। मतलब डिडक्टिव लॉजिक में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? जहां पे ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं, ऐसे आर्गुमेंट की स्टडी को जिसमें क्या होता है कि जो प्रेमिसेस होती हैं, वो जो प्रेमिसेस होती है वो क्या देती है? कंक्लूजन को एक कंक्लूसिव सपोर्ट देती है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो प्रेमिसेस है वो ट्रू हो और कंक्लूजन ट्रू ही ना हो। ठीक है, तो जो थियरी ऑफ डिडक्शन है वो यही कहती है, और डिडक्टिव लॉजिक में हम वही पढ़ते हैं। राइट। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक प्रेमिस है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, दूसरी प्रेमिस है सोक्रेटिस इज ह्यूमन। तो इसके बाद कंक्लूजन क्या निकला? देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये प्रेमिस पहली और ये दूसरी प्रेमिस अगर क्या है? ट्रू है। राइट। अगर और ये वाली जो प्रेमिस है अगर ये भी ट्रू है तो जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। राइट। तो ये चीज माइंड में रखना। तो इसी को बोलते हैं थियरी ऑफ डिडक्शन। राइट। तो अभी ये सब चीजें मैंने पहले डिस्कस करी हैं पहले की वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चल रहा हूँ। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट की डेफिनेशन जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, बट हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्लेम्स दैट प्रेमिसेस गारंटी कंक्लूजन। यानी कि एक डिडक्टिव आर्गुमेंट कौन सा होता है? जहां पे ऐसा होता है कि जो प्रेमिसेस है वो इस बात की गारंटी देती है कि जो कंक्लूजन होगा वो फॉलो ही होगा। अब यहाँ पे गारंटी देने का मतलब क्या है? नेसेसिटी। मतलब नेसेसिटी का मतलब जब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज नेसेसरली ट्रू है या फिर नेसेसरली फॉलो करती है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये एक ऐसा आर्गुमेंट है जहां पे जो प्रेमिसेस हैं, ठीक है, और जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या होता है? प्रेमिसेस से नेसेसरली फॉलो हो रहा है। राइट। तो ऐसे आर्गुमेंट्स को हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। ओके, तो अभी यहाँ से और आगे चलते हैं। ये सब भी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा है, बट मैं बस एक रिवीजन करा रहा हूँ जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो। सो अभी आते हैं वैलिडिटी पे, कि कोई भी जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है वो वैलिड कब होता है? तो वैलिडिटी का कंडीशन क्या है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर प्रेमिसेस टू बी ट्रू एंड कंक्लूजन फॉल्स। मतलब अगर जो आर्गुमेंट है उसकी फॉर्म जो है, मैंने बोला ना कि जो डायरेक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं फिर फॉर्मल लॉजिक होता है, इट स्टडीज द फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा फॉर्म्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल फॉर प्रेमिसेस टू बी ट्रू। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि अगर जो प्रेमिसेस हैं वो क्या है? ट्रू हैं और कंक्लूजन क्या है? फॉल्स है। राइट। अगर ऐसा इम्पॉसिबल है तो ऐसे आर्गुमेंट को हम बोलेंगे वो आर्गुमेंट क्या है? वैलिड है। राइट। जैसे कि प्रेमिसेस ट्रू होंगी तो कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू होगा। और
ऐसे आर्गुमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, करेक्ट है। और इनवैलिड कब होता है आर्गुमेंट, जब प्रेमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन क्या हो, ऐसा हो सकता है कि प्रेमिसेस ट्रू हैं बट कंक्लूजन फॉल्स है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो आर्गुमेंट है उसकी फॉर्म कुछ ऐसी है कि जिसमें हो सकता है कि प्रेमिसेस ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन तब भी क्या हो रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो उस वैसे डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो जो आर्गुमेंट है वो क्या है, इनवैलिड है, और वहां पे जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, राइट। सो अभी चलते हैं। तो वैलिडिटी कंसर्न्स फॉर्म नॉट एक्चुअल ट्रुथ वैल्यूज। ओके, तो जैसे कि कोई भी आर्गुमेंट होता है ना, तो अगर वो वैलिड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी जो प्रोपोजिशन है या फिर जो उसमें प्रेमिसेस हैं उसमें जो बातें बोली जा रही है वो एक्चुअल में ट्रू हैं, ठीक है। इफ यू अज्यूम कि जो प्रेमिसेस ट्रू है, तब हम देखते हैं कि जो कंक्लूजन है वो उससे फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो की आइडिया ऑफ वैलिडिटी क्या होता है, पहली बात, वैलिड कब होगा आर्गुमेंट, जब आर्गुमेंट कब वैलिड होगा, तो एक सेकेंड, आर्गुमेंट कब वैलिड होगा, जब आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो ट्रुथ की गारंटी करे। ट्रुथ का मतलब कि इफ द प्रेमिसेस आर ट्रू तो कंक्लूजन ट्रू होगा, मतलब इस बात की गारंटी है, नेसेसिटी है। और इनवैलिड कब होता है, जब स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ट्रुथ को गारंटी नहीं करता है, राइट। सो उसको बोलते हैं इनवैलिड। So remember, validity is about the logical structure, not the actual truth of the statement। यानी कि जो स्टेटमेंट आर्गुमेंट में यूज किए जा रहे हैं वो एक्चुअल में ट्रू या फिर फॉल्स नहीं है, लॉजिक को इससे मतलब नहीं है। लॉजिक को मतलब है उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। और खासकर जो फॉर्मल लॉजिक है उसको लॉजिक के स्ट्रक्चर से मतलब है कि हाँ उसका जो स्ट्रक्चर है वो लॉजिकल है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर लॉजिकल होगा तो उसमें हम जो भी फिट करेंगे ना, कोई भी कंटेंट डालेंगे तो वो लॉजिकल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। सो एम ऑफ डिडक्टिव लॉजिक क्या है, डिडक्टिव लॉजिक एम्स टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, रिवील द अंडरलाइंग लॉजिकल फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंट। तो डिडक्टिव लॉजिक क्या करता है, उसका एम यही है कि जो स्ट्रक्चर है लॉजिक का उसको एक्सप्लेन करना और डिस्टिंग्विश करना किसके बीच में, कि आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर है इफ इट इज वैलिड और इनवैलिड। ओके, और ये आइडेंटिफाई करना कि जो आर्गुमेंट है उसकी जो फॉर्म है वो लॉजिकल है या फिर नहीं है। तो ये होता है डिडक्टिव लॉजिक का एम। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि जो फॉर्मल लॉजिक होता है, कोई कोई क्या करता है कि जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक है और जो मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक है उसको दोनों को फॉर्मल में लगता है, बट कई बार क्या होता है इनको अलग से स्टडी करा जाता है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एरिस्टोटेलियन लॉजिक कवर करूंगा जिसको हम सैलोजिस्टिक लॉजिक भी बोलते हैं। देन उसके बाद जो मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक है उसको मैं कवर करूंगा, राइट। सो एरिस्टोटेलियन लॉजिक में क्या होता है कि ये आर्गुमेंट जो होता है बेस्ड ऑन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस पे होता है। यानी कि जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक है फिर सैलोजिस्टिक लॉजिक है, ये किस पे बेस्ड होता है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होती है, नया वर्ड लग रहा है, ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। स्टडीज क्लास रिलेशन, ये क्या करता है, क्लास के बीच में रिलेशन स्टडी करता है। और ये भी क्या था, फाउंडेशन फॉर सेंचुरीज, मतलब कि जब ये हमारा मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक जो था वो नहीं आया था उसके पहले एरिस्टोटेलियन लॉजिक ही चल रहा था, उसमें कई सारे रिफॉर्म्स हुए थे, राइट। तो मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक में क्या होता है, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि जो लॉजिक होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म्स में। ट्रुथ फंक्शन का एनालिसिस करते हैं, क्वांटिफायर्स में प्रेडिकेट का यूज करते हैं। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जब हम मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो सबसे पुराना लॉजिक सिस्टम है जो कि वेल सोफिस्टिकेटेड था, एक स्टैब्लिश एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक जो सिस्टम था, वो एरिस्टोटल का ही लॉजिक था। मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक तो 19th और 20th सेंचुरीज में इवॉल्व हुआ है, राइट। तो मैंने जैसे बोला ना, दिस कोर्स फोकसेस प्राइमरली ऑन एरिस्टोटेलियन सिलोजिस्टिक लॉजिक, राइट। तो अब जो एरिस्टोटल है भाई, अब थोड़ा बहुत एरिस्टोटल के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो एरिस्टोटल को कई बार द फादर ऑफ लॉजिक, इवन फादर ऑफ साइंस या फिर फादर ऑफ फिलोसफी भी कोई लोग बोलते हैं, या फिर एरिस्टोटल बेसिकली एक बड़े फिगर हैं फिलोसफी के फील्ड में, राइट। इफ यू आर स्टडिंग वेस्टर्न फिलोसफी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एरिस्टोटल से ऐसे रूबरू होना ही ना पड़े। आप हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ एरिस्टोटल का मिल जाएगा, चाहे वो लॉजिक हो, एपिस्टेमोलॉजी हो, फिर मेटाफिजिक्स हो। इवन साइंस में भी जो एरिस्टोटल का है योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल क्या थे, प्लेटोस की एकेडमी में पढ़े थे, और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी जिसको हम इंग्लिश में सिकंदर भी बोलते हैं, एरिस्टोटल क्या थे, उनके टीचर भी थे, राइट। और ये उन्होंने फाउंड किया हुआ था लाइसिन को, राइट।
तो उनके लॉजिकल वर्क्स को कई बार बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, द फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रीटाइज ऑन लॉजिक। जैसा कि मैंने बोला ना कि अरिस्टोटल ही थे जिन्होंने पहला एक सिस्टमैटिक लॉजिक सिस्टम दिया था, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि उसके पहले लॉजिक यूज नहीं होता था, बट जो एक सिस्टमैटिक फॉर्म जो दी थी सबसे पहले, वो अरिस्टोटल ने दी थी। मैं वेस्टर्न लॉजिक की बात कर रहा हूँ, पे इंडियन लॉजिक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो अभी चलते हैं हमारा मेन पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये जो लॉजिक है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो था फाउंडेशन था सेंचुरी से, यानी कि जब पहले मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक इवॉल्व नहीं हुआ था तो उसके पहले हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक यूज करते थे। और ये पहला ऐसा लॉजिक सिस्टम था जिसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी की तरह हम ले सकते हैं रीजनिंग की। और इसको क्या हुआ, रिफाइन भी किया गया ओवर टाइम, मतलब उसमें चेंजेस भी करे गए, ठीक है। सो एरिस्टोटेलियन लॉजिक रिमेन द डोमिनेंट सिस्टम लॉजिक इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर ओवर 2000 ईयर्स। समझ सकते हो ना कि आप, कि एक ऐसा लॉजिक सिस्टम है जो कि डोमिनेंट रहा वेस्टर्न वर्ल्ड में कब तक, करीब 2000 सालों तक। तो इसीलिए भाई हमें एरिस्टोटेलियन लॉजिक को तो पढ़ना भी चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब अब यहाँ से हमारा जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक होता है उसका मेन कंटेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो व्हाट दिस लॉजिक स्टडीज, यानी कि जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक होता है स्टडी क्या करता है, ये स्टडी करता है रिलेशन बिटवीन क्लासेस, ठीक है। अब जो ये लॉजिक होता है क्या देखता है कि दो अगर क्लास हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या है। अगर आपको क्लास नहीं पता तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ, बट जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक होता है ये इसका मेन काम क्या है, ये स्टडी करता है, क्या करता है, रिलेशन बिटवीन क्लासेस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो क्लास है वो क्या होती है। तो क्लास क्या है, ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद ए कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लास क्या होती है, बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है। सपोज जैसे कि डॉग्स हो गया, तो डॉग क्या होता है, एक कॉमन क्लास है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डॉग्स के अंदर बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जिसके बाद जिसके बेसिस पे उसको इस क्लास में रखते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लास। जैसे कि हम लोग क्या हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग भी एनिमल की क्लास में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्योंकि हमें और बाकी सारे जो स्पीसीज है उसमें कुछ चीजें कॉमन है, जिसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि हम सभी लोग किस में आते हैं, जो एनिमल की कैटेगरी क्लास होती है। क्लास को आप कैटेगरी से भी मतलब कैटेगरी और क्लास कुछ हद तक सिमिलर होती है। जैसे कि स्टूडेंट क्लास होगी जिसमें क्या होता है, ऑल पीपल हु आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट क्लास में आते हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आर ज्योमेट्रिक शेप्स विद थ्री साइड्स, यानी कि जिसमें भी थ्री साइड्स होती है वो कौन सी क्लास में आते हैं, ट्राइंगल्स। यानी कि क्लास का सिंपल सा मतलब होता है कि सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तीन हैं, चार हैं, उसमें क्या है, वो कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, ठीक है। सपोज उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है पी, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको एक क्लास असाइन कर देते हैं, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी के बेस पे जो कि कॉमन है। जैसे कि स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हम किसको बोलते हैं, इसमें एक चीज कॉमन होती है, क्या होती है कि वो सभी लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे तो आई गेस आपको क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर नहीं हुआ तो आप डाउट जो क्लारिफिकेशन सेशन होगा उसमें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब जो मेन बात है ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन क्लासेस। अब ये क्या होता है, ये दिखाता है कि जो एक क्लास है वो दूसरी क्लास से रिलेटेड कैसे है, ठीक है। जैसे कि अब ये जो है हमारे सामने, ये है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो आपने अगर वेन डायग्राम के बारे में नहीं पढ़ा तो ये आपको थोड़ा सा नया सा लगेगा, बट मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन कर दूंगा इसको भी। बट सबसे पहले समझते रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे डॉग क्या है, एक क्लास है, और मैमल क्या है, वो भी एक क्लास है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आर ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, सपोज बोला क्या गया कि जितने भी डॉग्स हैं वो क्या हैं, मैमल हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा एंटिटी है, ऐसा ऐसा बीइंग है जो कि डॉग की क्लास में आता है, ठीक है। सपोज एक एक्स नाम का बीइंग है जो कि डॉग क्लास में आता है। तो इसका मतलब जब मैं बोलता हूँ ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो बीइंग है जो डॉग क्लास में आता है वो, तो वो किस में आएगा, और वो मैमल में आएगा। यानी कि जितने भी डॉग्स क्लास के अंदर आते हैं, जितने भी बीइंग, वो सारे किस वो कौन सी क्लास में, मैमल्स में भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं, तो जो ये इसमें क्या होता है, जो ऑल डॉग्स है जो फर्स्ट है ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। तो जो वेन डायग्राम है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई जो
कोई भी जो क्या बोलते हैं, कोई भी जो बीइंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एंटिटी, कुछ भी ले सकते हैं, वो अगर किस में आता है, सब्जेक्ट की क्लास में आता है, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो प्रेडिकेट यानी कि मैमल्स ना हो। ये जो प्रोपोजिशन है ना, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो डॉग क्लास में आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मैमल्स में नहीं आती। अगर ये जो प्रोपोजिशन है ट्रू होगी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डॉग्स में आता है, उसका मतलब क्या है, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा पी है, मैमल्स की क्लास है, ये देखो जो सब्जेक्ट, जो ये वाला सर्कल है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेडिकेट को। तो सब्जेक्ट क्या है, डॉग है, और प्रेडिकेट क्या है, मैमल। तो इसका मतलब क्या है, जो शेडेड पार्ट है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी एंटिटी नहीं आ सकती अगर वो डॉग क्लास में आती है, उसको इसमें आना पड़ेगा, राइट। वो उसको वो बिलोंग करेगी किससे, मैमल से भी। अब जैसे कि, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट इंक्लूजन। कंप्लीट इंक्लूजन का मतलब क्या है कि हम बोलते हैं कि जो एक क्लास है वो कंप्लीटली दूसरी क्लास के अंदर आती है, ठीक है। तो जो डॉग्स है वो क्या होते हैं, वो कंप्लीटली एक दूसरी क्लास मैमल्स के अंदर पूरी तरीके से आते हैं। मतलब कोई ऐसा डॉग हो ही नहीं सकता जो मैमल्स क्लास में नहीं आता। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट इंक्लूजन। और दूसरा है पार्शियल इंक्लूजन। इसका मतलब क्या है कि सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स। अब इसका मतलब क्या है कि हम बोलते हैं कि जो स्टूडेंट की क्लास है ना, उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि एथलीट की क्लास में भी आते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जो एथलीट्स ना हो, यानी कि सम का मतलब थोड़े। तो इसीलिए हम रिप्रेजेंट करें उसको यहाँ से एक्स से। एक्स का मतलब क्या है कि, सॉरी यहाँ पे पी होगा। तो ये सर्कल क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को, यानी कि जो स्टूडेंट है इसमें। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेडिकेट को, जो कि इसमें है एथलीट्स। तो एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर आर सम एंटिटीज जो कि किस में आएंगी, जो कि स्टूडेंट्स में भी होंगी और वो एथलीट्स भी होंगे, यानी सब्जेक्ट की क्लास में भी आएंगी और प्रेडिकेट की क्लास में भी है। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे ही हों, ठीक है। अगर सारे होंगे तो ऐसा होता, जो फर्स्ट कंप्लीट इंक्लूजन है, ये क्या है, पार्शियल इंक्लूजन। मतलब कुछ जो हैं एंटिटीज या फिर ऑब्जेक्ट, वो स्टूडेंट की क्लास में भी आते हैं और एथलीट्स में भी आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल इंक्लूजन। अभी जो नेक्स्ट क्या है, नो ओवरलैप। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि जो कोई दो क्लासेस है वो रिलेटेड है ही नहीं, जैसे कि ये स्टेटमेंट देखो, नो ट्राइंगल्स आर सर्कल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ट्राइंगल है, और प्रेडिकेट क्या है, सर्कल है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि ट्राइंगल्स और जो सर्कल्स हैं, वो जो दोनों क्लास है ना, अगर उसमें कोई आएगा तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ट्राइंगल में भी आए और सर्कल्स में भी आए, राइट। तो इसीलिए जो शेडेड पार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी एंटिटी जो है वो नहीं हो सकती, या तो वो सब्जेक्ट में होगी यानी ट्रायंगल होगी, या तो वो सर्कल होगी, वो दोनों नहीं हो सकती, राइट। तो ये वेन डायग्राम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनकी जो जनरलाइज फॉर्म होती है कंप्लीट इंक्लूजन के लिए होता है एवरी मेंबर ऑफ एस इज इन पी। इसका होता है सम मेंबर ऑफ एस आर इन पी एंड नो मेंबर ऑफ एस इज इन पी। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन क्लासेस। अभी जो हमारा नेक्स्ट है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जैसा कि मैंने एक वर्ड यूज किया था, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्टेटमेंट दैट अफर्म्स और डिनाइज रिलेशन बिटवीन क्लासेस। तो अभी जैसे कि हमने रिलेशंस को पढ़ा, तो अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि अफर्म करता है यानी एक्सेप्ट करता है रिलेशन को, या फिर डिनाई करता है, तो वैसी प्रोपोजिशन को हम बोलते हैं कौन सी प्रोपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, ठीक है। अब या तो वो अफर्म करेगी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये बोलेगी कि दो क्लासेस क्या है, रिलेटेड है, या तो बोलेगी कि दो क्लासेस जो है वो रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो डिनाई करेगी। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि जो हमारा कंप्लीट इंक्लूजन था उसमें क्या हो रहा था कि बोला ऑल डॉग्स आर मैमल्स, मतलब ये क्या बोल रहे थे कि दोनों क्लासेस रिलेटेड हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था, नो ट्राइंगल्स आर सर्कल्स, यानी कि दो क्लास है ट्राइंगल्स की और सर्कल्स की, ये दोनों क्या है, वो रिलेटेड है ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है, अफर्म कर रहा है रिलेशन को, ये क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी प्रोपोजिशंस को हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, राइट। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती है उनका, ठीक है। तो जो भी जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती है उसमें दो चीजें होती है मेनली, ठीक है। पहला सब्जेक्ट क्लास होगी, दूसरी कौन सी होगी, प्रेडिकेट क्लास। तो सब्जेक्ट को हम जैसे जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो एस लिख देते हैं और प्रेडिकेट को पी लिख देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, द क्लास बीइंग टॉक्ड अबाउट, यानी जिस क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, द क्लास बीइंग रिलेटेड टू एस, यानी कि जो क्लास किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट यानी एस से, ठीक है। और उन दोनों में क्या है, एक रिलेशन भी होगा। अब रिलेशन या तो अफर्म किया जाएगा यानी एक्सेप्ट किया जाएगा कि दोनों रिलेटेड है, या तो डिनाई किया जाएगा कि दोनों रिलेटेड नहीं है। दोनों ही केस में वो कौन सी प्रोपोजिशन होगी, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। अब यहाँ पे क्या है, किसके बारे में हम बात करें, हम बात करें ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। और
किससे रिलेटेड, यानी किस क्लास से हम रिलेट कर रहे हैं, वो क्लास है मोर्टल की। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, ह्यूमन होगा, प्रेडिकेट क्या होगा, मोर्टल बींग्स होगा। अब दोनों में रिलेशन है, आर क्या दिखा रहा है, रिलेशन है कि दोनों रिलेटेड हैं। और ऑल से हमें क्या पता चल रहा है कि कंप्लीट इंक्लूजन है, कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो कौन सी क्लास में आएंगे, मोर्टल की क्लास में आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देखें, नो एथलीट्स आर वेजिटेरियंस। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लास हैं, एथलीट्स की और वेजिटेरियंस की। सब्जेक्ट क्या है, एथलीट, और प्रेडिकेट क्या है, वेजिटेरियंस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एथलीट की जो क्लास है वो रिलेटेड है ही नहीं वेजिटेरियन से, राइट। और यहाँ पे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर एथलीट्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक क्लास है किसकी, फुटबॉल प्लेयर्स की, और दूसरी क्लास किसकी, एथलीट्स की। ऑल से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फुटबॉल प्लेयर्स के क्लास में जितने भी लोग होंगे वो एथलीट क्लास में भी हैं। मतलब अगर ये, लेकिन ये कब होगा, ये जब ये प्रोपोजिशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो देयरफॉर नो फुटबॉल प्लेयर्स आर वेजिटेरियंस। तो यहाँ पे भी, हालांकि ये एक आर्गुमेंट है, ठीक है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की फॉर्म में। तो कंक्लूजन क्या निकला कि नो फुटबॉल प्लेयर्स आर वेजिटेरियंस। तो यहाँ पे अगेन एक क्लास है वेजिटेरियंस की और फुटबॉल प्लेयर्स की। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो फुटबॉल प्लेयर्स, का मतलब क्या है कि जो फुटबॉल प्लेयर्स की क्लास है और वेजिटेरियन की क्लास, ये दोनों क्या है, रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये एक फॉर्म होती है किसकी, कैटेगोरिकल, जो प्रोपोजिशन का यूज करके एक आर्गुमेंट बनता है, इसको हम सेलोजिस्टिक आर्गुमेंट भी बोलते हैं। सेलोजिस्टिक आर्गुमेंट में क्या होता है, ओनली टू प्रोपोजिशंस होती है, टू प्रेमिसेस होती है और एक कंक्लूजन होता है। सिर्फ तीन स्टेटमेंट्स होते हैं, एक मिनिमम दो हो सकते हैं, मैक्सिमम थ्री होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेलोजिस्टिक आर्गुमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सी, अब जो एथलीट्स का मीनिंग क्या होता है हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बोला था ना कि जो डिडक्टिव लॉजिक होता है स्टडी करता है स्ट्रक्चर को, वेजिटेरियन के अंदर वेजिटेरियन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हमें फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखना है कि एथलीट्स के क्लास है, वेजिटेरियंस की क्लास है, ठीक है। और अगर ये जो आर्गुमेंट की फॉर्म ट्रू होगी तो हम एथलीट्स की जगह पे कोई भी क्लास रख देंगे, वेजिटेरियंस की जगह पे कोई भी क्लास रख देंगे, तब भी वो आर्गुमेंट क्या होगा, वो लॉजिकल हो गया, यानी कि वैलिड होगा। ओके, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट शीट पे। सो जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं वो मेनली कितने टाइप्स की होती हैं, फोर टाइप्स की, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट क्लास है वो कंप्लीटली इनक्लूडेड है किसमें, प्रेडिकेट क्लास में। तो ऐसी प्रोपोजिशंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव। इसमें क्या हम बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट क्लास है और पी क्लास है उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव में हम क्या बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट क्लास है इट इज इंक्लूडेड कंप्लीटली, यानी कि अगर सब्जेक्ट क्लास में कोई भी एंटिटी आ रही है तो वो प्रेडिकेट क्लास में भी होगी, ठीक है। बट इसमें यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होता है, हम बोलते हैं कि अगर कोई एंटिटी सब्जेक्ट क्लास में होगी तो उसका इम्पॉसिबल है होना किसमें, प्रेडिकेट क्लास में, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट क्लास है और जो प्रेडिकेट क्लास है उसमें रिलेशन तो है, यानी कि कुछ कुछ जो एंटिटीज हैं वो ऐसी हैं कि वो सब्जेक्ट क्लास में भी आ रही हैं वो, और पार्टिकुलर क्लास में भी आ रही हैं। तो ऐसी प्रोपोजिशन को हम बोलते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव। और दूसरा जो है, इसमें क्या बोला जाता है कि सम एस इज नॉट पी, यानी कि कुछ जो है वो सब्जेक्ट क्लास में आ रहे हैं और प्रेडिकेट क्लास में भी कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं आते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टिकुलर नेगेटिव। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लेटर का भी यूज करते हैं, ए ई आई ओ, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव के लिए हम लेटर का यूज करते हैं ए, और यूनिवर्सल नेगेटिव के लिए यूज करते हैं ई, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव के लिए यूज करते हैं आई, और पार्टिकुलर नेगेटिव के लिए यूज करते हैं ओ। ओके, सो अभी चलते हैं पहली फॉर्म पे, जो कि क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब ये जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट इसमें क्या होता है, देखिए फॉर्म क्या होती है इसकी, ऑल एस आर पी। ऑल की जगह पे आपको एवरी वर्ड भी देखने को मिल जाता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इंटायर एस इंक्लूडेड इन पी। तो वेन डायग्राम जो स्ट्रक्चर था मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जो शेडेड पार्ट है वो क्या दिखाता है, कि यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट है वो नहीं है। अगर वो एस क्लास में आता है, यानी सब्जेक्ट क्लास में आता है, तो वो प्रेडिकेट क्लास में जाएगा, ठीक है। या तो इस एरिया में होगा या तो इस एरिया में होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो एस क्लास है, ठीक है, और जो पी क्लास है, एस क्लास में जितने भी मेंबर्स होंगे वो किसमें इंक्लूडेड हैं, पी क्लास में। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जैसे कि मैंने बोला ऑल डॉग्स आर मैमल्स, इसका मतलब क्या है कि मैंने बोला कि जितने भी डॉग्स होंगे वो कौन सी क्लास में इंक्लूडेड हैं, सारे। ऑल का मतलब क्या है, सारे इंक्लूडेड है, मतलब कोई ऐसा डॉग हो ही नहीं सकता जो कि मैमल क्लास में ना हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स, और प्रेडिकेट क्या है, मैमल।
तो इससे क्या पता चल रहा है, एवरी डॉग इज ए मैमल। ठीक है, इस प्रोपोजिशन से हमें क्या पता चल रहा है कि एवरी डॉग इज ए मैमल। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि ई प्रोपोजिशन है। इसमें क्या होता है, इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, नो एस इज पी। ओके, अब नो एस इज पी का मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट क्लास है और जो प्रेडिकेट क्लास है दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि अगर कोई जो सब्जेक्ट क्लास में आ रहा है तो इट इज इम्पॉसिबल कि वो प्रेडिकेट क्लास में भी आए। जैसे कि नो ट्रायंगल्स आर सर्कल, इसका मतलब क्या है, अगर कोई जो एंटिटी ऑब्जेक्ट है वो ट्रायंगल क्लास में आता है तो सर्कल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोपोजिशन होती है जो यूनिवर्सल नेगेटिव होती है, उसमें क्या होता है, एस कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम पी, यानी एस क्लास में जो भी आएगा वो पी क्लास में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ट्रायंगल है, और प्रेडिकेट क्या है, सर्कल। इसका मतलब क्या है, नो ट्रायंगल इज ए सर्कल, राइट। अभी चलते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव पे, जिसको आई प्रोपोजिशन बोलते हैं। जिसकी फॉर्म क्या होती है, सम एस इज पी। इसका मतलब क्या है कि कुछ एंटिटी जो कि एस में आती है वो किस में आती है, और पी में भी आती है। सम का मतलब क्या है, कुछ, कि कुछ एंटिटी जो कि क्या है, एस में भी है और किस में है, पी में भी है। ठीक है, इसमें क्या, एटलीस्ट वन एस इज पी। तो सम का मतलब क्या है कि कम से कम एक तो ऐसी एंटिटी है जो कि एस यानी सब्जेक्ट क्लास में भी आती है और प्रेडिकेट क्लास में भी आती है। एटलीस्ट वन हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो ऐसी को बोलते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव। एग्जांपल के लिए, सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, एथलीट्स क्या है, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज एन एथलीट। मतलब एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो होगा ही ऐसा जो कि स्टूडेंट क्लास में भी आता है और एथलीट क्लास में भी आता है, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोपोजिशन पे, जो कि क्या है, ओ प्रोपोजिशन। इसको बोलते हैं पार्टिकुलर नेगेटिव। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सम एस इज नॉट पी, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट वन एस इज नॉट पी, मतलब कि एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि एस क्लास में आता है और वो पी क्लास में नहीं आता है, राइट। अब एग्जाम्पल के लिए, सम बर्ड्स आर नॉट फ्लायर्स, मतलब कुछ ऐसी चिड़िया हैं, एटलीस्ट वन बर्ड तो ऐसी है जो कि बर्ड क्लास में तो आती है बट वो फ्लायर की क्लास में नहीं आती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड हो गया, और प्रेडिकेट क्या हो गया, फ्लायर्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ प्रोपोजिशन का, एटलीस्ट वन बर्ड इज नॉट फ्लायर। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, पेंगुइन्स क्या होते हैं, वो बर्ड तो हैं बट वो फ्लायर नहीं है, राइट। तो अभी हमने सारी फॉर्म्स को कवर कर लिया। अब ये समरी है, राइट। तो ये समरी है। तो क्या बोलते हैं, पहली कौन सी है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसकी फॉर्म क्या होती है, आल एस एस पी। मतलब जितने भी एंटिटी ऑब्जेक्ट एस में आएंगे वो किस में आएंगे, पी में भी आएंगे। ठीक है, इसमें क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सल। क्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव। क्वालिटी का मतलब कि ये अफर्म कर रही है, फिर डिनाई कर रही है, राइट। और दूसरा क्वांटिटी का मतलब कि ये किस पे अप्लाई हो रही है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब कि वो सब पे अप्लाई होगी, और पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि वो सिर्फ कुछ पे अप्लाई होगी। तो जैसे कि नो एस एस पी का मतलब क्या है कि जो एस में आएगा वो पी क्लास में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव। क्वांटिटी मतलब यूनिवर्सल है, यानी कि कोई भी हर एस पे अप्लाई होती है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पे अप्लाई होती है। क्वालिटी क्या है, ये डिनाई कर रही है रिलेशन को। और दूसरी क्या है, आई प्रोपोजिशन। इसमें बोलते हैं सम एस इज पी, यानी कि कुछ जो है वो एस क्लास में भी आते हैं और पी क्लास में भी आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। क्वांटिटी क्या है, पार्टिकुलर मतलब कि कुछ पे अप्लाई होती है, यानी कि जो कुछ ऐसे हैं जो एस क्लास में आते हैं, मतलब सब पे नहीं, यानी एस क्लास में बहुत सारे आ सकते हैं बट हम कुछ की बात कर रहे हैं जो कि एस क्लास में आते हैं। क्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव, यानी कि ये अफर्म कर रही है। जैसे कि मैंने बताया था ना डेफिनेशन में, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की, या तो वो अफर्म करेंगी या तो डिनाई करेंगी, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सम एस इज नॉट पी। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ एंटिटी ऐसी हैं जो कि एस में तो आती हैं बट पी में नहीं आती हैं। तो ये किसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर नेगेटिव। क्वांटिटी क्या है, पार्टिकुलर मतलब ये सिर्फ कुछ पे अप्लाई होती है, ऑल पे नहीं होती है। और क्वालिटी क्या है, नेगेटिव, मतलब ये डिनाई करे रिलेशन को। अब दूसरी बात, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट, कि जो इनके नाम है ए ई, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव को हम ए क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव को ई क्यों बोलते हैं, या फिर पार्टिकुलर अफर्मेटिव को आई क्यों बोलते हैं, या फिर पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ क्यों बोलते हैं, राइट। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ए ई आई ओ है ये नेमोनिक है, और ये आए कहां से हैं, लैटिन वर्ड से। पहला जो है अफर्मो, इसका मतलब क्या होता है, आई अफर्म। तो जितनी भी अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस हैं तो उसमें हमने क्या किया, उस अफर्म का एक वॉवल उठा लिया। ठीक है, तो सबसे पहला वॉवल किसके लिए हमने यूज किया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव के लिए। फिर दूसरा जो वॉवल यूज किया आई, वो किसके लिए यूज किया,
पार्टिकुलर अफर्मेटिव के लिए। अब दोनों के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि दोनों अफर्मेटिव हैं तो हम दोनों में एक यूज करेंगे, नहीं किए तो इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस पता करने के लिए, क्योंकि ए का मतलब क्या है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और आई का मतलब क्या है पार्टिकुलर अफर्मेटिव। जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम तुरंत सुन के ही बात जान सकते हैं कि अगर ए की बात चल रही है मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, अगर आई की बात चली तो वो कौन सी है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, राइट। और दूसरा जो आई है और जो ओ है वो कहाँ से आए, नेगो से, जिसका मतलब क्या होता है आई डिनाई। तो उसमें भी क्या किया गया, पहले वॉवेल को लिया गया पहले टाइप की नेगेटिव प्रोपोजिशंस के लिए, ठीक है, और दूसरे वॉवेल जो कि ओ है उसको लिया गया किसके, दूसरे टाइप की प्रोपोजिशंस के लिए, राइट। तो ये हमने कवर कर ली सारी प्रोपोजिशंस, ठीक है। हाँ, तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस कैन बी शोन यूजिंग वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स तो आपको पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा कहीं से स्टडी करें या तो मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो तो मैं भी उस पर वीडियोस ला सकता हूँ, राइट। तो वेन डायग्राम्स में क्या होता है, सर्कल रिप्रेजेंट क्लासेस एंड ओवरलैप शोस रिलेशन, ठीक है। तो जो वेन डायग्राम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि हम सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है। तो सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को, और जो ओवरलैप होता है यानी कि जहां पे सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो भी एंटिटीज आएंगे इसका मतलब क्या है कि वो इस सर्कल से भी बिलोंग करती हैं और इस सर्कल से भी बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो ए टाइप प्रोपोजिशंस होते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो इसको है इसको शेड कर देते हैं। शेड करने का मतलब क्या है कि ये जो है एरिया, इसमें कोई भी एंटिटी हो ही नहीं सकती, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो सर्कल है ना ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस क्लास को। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई एस क्लास में आ रहा है तो ये वो यहाँ पे आए, इस एरिया में आए, ठीक है, जो शेडेड हो, उसको इंटरसेक्शन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोपोजिशन ही कह रही है कि एवरी एस इज पी, यानी कि अगर कोई चीज एस में आ रही है तो वो पी में भी होगी, तो इसीलिए ये इंटरसेक्शन वाला दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, नो एस इज पी, तो जो रिलेशन है वो जो रिलेशन है वो कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब इंटरसेक्शन को हमने सेट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि या तो कोई भी एंटिटी एस में आएगी या तो वो पी में आएगी, दोनों में नहीं आ सकती, राइट, इंटरसेक्शन में वो नहीं आ सकती। अब सम एस पी में क्या है, इसको हम कभी बार एस पी लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने सम लिख दिया है। तो सम का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी एंटिटी हैं जो कि एस क्लास में भी आती हैं और सर्कल में भी आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सम एस इज नॉट पी, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी एंटिटी हैं जो कि एस क्लास में तो आती हैं बट पी में नहीं आती, इसीलिए हमने क्या किया इसमें यहाँ पे सम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे शेडेड पे एरिया पे आपको ध्यान नहीं करना है, हम उसकी जगह पे एक्स लिखते हैं, बट यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, राइट। सो आई गेस, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हमने सारी प्रोपोजिशंस को कवर कर लिया है। अब जो कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक लॉजिक होता है, जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक होता है, वो इन्हीं चार टाइप की प्रोपोजिशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अभी तो हमने प्रोपोजिशंस को समझा है, इन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं, ये बेसिक यूनिट्स होती है, इन्हीं को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, आर्गुमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और उसी से हम डिसाइड करते हैं कि जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है या फिर नहीं है, राइट। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है, तो बाकी मैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं 8 PM पे एवरी सैटरडे क्लास अरेंज करता हूँ डिस्कॉर्ड पे, जिसमें मैं लाइव सेशन करता हूँ, जहाँ पे मैं डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन भी रखता हूँ, जिससे कि आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो अगर आपको डाउट क्लियर करने हैं तो कमेंट डाउन करें, तो मैं सर्वर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।